नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। तो जैसा कि हमारा टाइटल में लिखा है फ्रॉनहोफर, सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है। तो आप ये देखिए, हमने पिछले लगभग 9 लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 19 तक फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को स्टडी किया है। आज से हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन चालू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डिफ्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर रहे। देखिए, डिफ्रैक्शन जो है आपका, उसको हम 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पहला है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जिसको हम अभी तक पिछली 9 क्लासेस में 10 क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं। फिर है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसको हम आज की क्लास से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है। हालांकि हमने इन दोनों के डिफरेंसेस लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किए थे, लेकिन आज फिर से इसकी जरूरत पड़ी है तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है आपका, आइदर सोर्स किस चीज का, सोर्स ऑफ लाइट, आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ are at finite distance ये आपकी कंडीशन होती है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है। फ्रॉनहोफर की बात करेंगे तो फ्रॉनहोफर में आपका सोर्स भी प्लस स्क्रीन भी दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम डिटेल से समझेंगे अभी। पर आप अभी ये देखिए कि इसमें या तो सोर्स या स्क्रीन या फिर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। फाइनाइट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ऑब्स्टेकल। यहां पर आपका सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टेकल से दोनों ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। एक बात और है जो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, वो है यहां पर हम डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए वेव फ्रंट को आपके रीजन्स में डिवाइड करते हैं। जो वेव फ्रंट है आपका, वेव फ्रंट ये रीजन्स में डिवाइड होता है और उन रीजन्स को हम हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं। यहां पर आपका वेव फ्रंट पॉइंट्स में डिवाइड होता है। जो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं आपके, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। ये दोनों डिफरेंस आपको हमेशा याद रखने हैं फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के। अब एक बार ये देख लेते हैं कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आपने अब तक कौन कौन से केस डिस्कस किए हैं। देखिए, आपका पहला केस था जिसमें आपकी जो वेव फ्रंट हमने यूज करी थी वो थी प्लेन वेव फ्रंट। और इस प्लेन वेव फ्रंट के सामने आपका जो ऑब्स्टेकल था वो कैसा था, सर्कुलर। आपको ध्यान हो, हमने हाफ पीरियड जोन वाले लेक्चर में ऐसे प्लेन पैरेलल रेज जिसका कि वेव फ्रंट सीधा है ये डिस्कस किया था। इसके सामने आपका एक सर्कुलर ऑब्स्टेकल रखा था। उसका रेडियस एक बार हमने लिया था, रेडियस उसका R1/2 मतलब आपके फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के रेडियस के आधा, और एक बार लिया था R1 फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के रेडियस के बराबर ही ऑब्स्टेकल का भी साइज था। इन दोनों केस में स्क्रीन पर आपके सेंट्रल पॉइंट P पर, यहां पर तो आपका डार्क स्पॉट बन रहा था और यहां पर आपका ब्राइट स्पॉट बन रहा था। हाफ पीरियड जोन वाला जो लेक्चर है आप उसमें जाके ये सब देख सकते हैं। यहां पर देखिए हो क्या रहा है, आपकी रेज जब पैरेलल रेज है, इसका मतलब आपका सोर्स ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम ऑब्स्टेकल।
और स्क्रीन पर ये सारी रेज बेंड होकर अपने आप मिल रही हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इसका मतलब आपका स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे है, रेज अपने आप बेंड होकर डिफ्रैक्शन के कारण एक पॉइंट पर मिल रही हैं, इसका मतलब स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने प्लेन वेव फ्रंट ही लिया था और ऑब्स्टेकल रखा था आपका जोन प्लेट। यहां पर भी सिमिलर होगा, अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो रेज आपकी किससे आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एनी एक्सटर्नल लेंस एनी एजेंसी आपकी रेज बेंड होकर अपने आप किसी पी पॉइंट पर मिल रही हैं। इसका मतलब स्क्रीन आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे है और सोर्स आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ये दोनों केस किस कैटेगरी में पड़ेंगे, आपके फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के केस में। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट एज वाला। स्ट्रेट एज में हमने सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कंसीडर किया था और आपका ऑब्स्टेकल क्या था, स्ट्रेट एज। इस केस में आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इसका मतलब आपकी रेज किसी एक लाइन से ओरिजिनेट हो रही हैं और ऑब्स्टेकल पर जा रही हैं। इसका मतलब यहां पर सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टेकल। आपको ध्यान भी हो, यहां पर एक ऐसा सोर्स था जिसकी ऐसे एक्सटेंशन है और सामने आपके एक स्ट्रेट एज रखा गया था। यहां से लाइट ऐसे गई थी और ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना था जो इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है। तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के केस में स्ट्रेट एज हमने रखा, तो यहां पर सोर्स इज एट फाइनाइट डिस्टेंस और ये रेज यहां से बेंड होगी किसी पॉइंट पी पर मिलती हैं। इसका मतलब इस केस में आपका सोर्स भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है और आपका स्क्रीन भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है। यहां पर क्या था, दोनों केस में आपका सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था इस तरीके से। यहां आपकी जोन प्लेट रखी गई थी जिसमें अल्टरनेट रीजन्स को ब्लॉक किया गया था और पी पॉइंट पर वो रेज इकट्ठा हो रही थी। आपका स्क्रीन फाइनाइट पे था। लास्ट हमने डिस्कस किया था क्या, आपका पॉइंट सोर्स था। पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बना था और हमने जो ऑब्स्टेकल रखा था वो था सर्कुलर अपर्चर। इस केस में भी पॉइंट सोर्स है तो लाइट आपकी एक पॉइंट से निकलेगी और ऑब्स्टेकल पे गिरेगी, वहां से मुड़ेगी और स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म करेगी। इसका मतलब इस केस में भी आपका सोर्स भी फाइनाइट पे और स्क्रीन भी फाइनाइट पे। ये चारों केस फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में पड़ेंगे क्योंकि इन चारों केस में या तो सोर्स या स्क्रीन या फिर दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या है, दोनों के दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होने चाहिए। इसमें हम कैसे करेंगे, आप मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर स्लिट है, एक कार्डबोर्ड में हमने छेद कर दिया है, उसके ऊपर हम एक प्लेन वेव इंसिडेंट करा रहे हैं इस तरीके से। अगर ये प्लेन वेव है इसका मतलब सोर्स ऑफ लाइट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस ऑब्स्टेकल। क्लियर है? अब टकराएगी, यहां पर बेंड होगी और स्क्रीन पर कोई इमेज फॉर्म करेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप मान लीजिए कि आपका वेव फ्रंट यहां पर प्लेन वेव फ्रंट ऐसे था, तो यहां पर क्या होगा, जो वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स हैं दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के वो सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो यहां से वेव्स जनरेट होंगी। पहले वाले केसेस में हमने क्या किया था, उन रीजन से निकलने वाली रेज को किसी एक रैंडम पॉइंट पी पर इकट्ठा किया था, है ना, कोई लेंस लगाए बगैर वो एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रही थी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये पैरेलल रेज जो आई हैं, स्क्रीन पर पैटर्न फॉर्म कराना है। मान लीजिए आपको किसी एक पॉइंट यहां इस पॉइंट पी पर देखना है इंटेंसिटी कितनी है, तो हम इस केस में करते हैं, यहां पर एक लेंस लगाते हैं इस तरीके से।
तो लेंस का काम क्या होता है, पैरेलल रेज आएंगी उसके ऊपर इंसिडेंट होती हैं, तो वो अपने लेंस के फोकल लेंथ पर उन सबको कन्वर्ज करा देता है। तो इस लेंस से मैं स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि लेंस से वो स्क्रीन उस लेंस के फोकल डिस्टेंस पे रहे, और जब मुझे वो पॉइंट P पर शार्प लाइट दिखेगी तो मैं कहूंगा कि अब ये फोकल लेंथ पे आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से इन वेवलेट से जो रे P की तरफ जा रही हैं पैरेलली, वैसे तो इन सेकेंडरी वेवलेट से हर डायरेक्शन में जाएंगी रेज, पर हम उन्हीं रेज को कंसीडर कर रहे हैं जो P की तरफ पैरेलली जा रही हैं, और लेंस को लगा के मैं उनको एक जगह पर कन्वर्ज कराऊंगा। यहां से ये रेज ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी और P पर इकट्ठा होंगी। तो इस केस में हमने क्या किया है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक एक्सटर्नल लेंस लगा के सारी रेज को P पॉइंट पर कन्वर्ज किया है। अगर ये लेंस नहीं होता तो जो रेज टकराने के बाद सीधी P की तरफ जा रही हैं वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलती, आपका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होता। हमने तो एक्सटर्नल एक लेंस लगा के उनको कन्वर्ज कराया है। तो इसका मतलब यहां पर सोर्स किस पे था, इन्फिनिटी पे, आपका स्क्रीन भी किस पे होना चाहिए था, इन्फिनिटी पे। तो ये आपका डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर कैटेगरी ऑफ डिफ्रैक्शन में लाई करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस। यहां पर देखिए, बिना कोई लेंस लगाए किसी एक P पॉइंट पर लाइट अपने आप इकट्ठा हो रही है, क्लियर है। यहां पर हम लेंस लगा के उस पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब हमें पैरेलल रेज चाहिएंगी अगर P पॉइंट पे हमें फोकस कराना है तो पैरेलल रेज अगर चाहिएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज इसकी इन्फिनिटी पे बननी थी। ये आपका बेसिक डिफरेंस है फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। इस तरीके से बहुत कम जगह डिस्कस किया जाता है, पर ये बहुत बेसिक अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आगे की क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी, और जब भी आप किसी वाइवा में या फिजिक्स में अगर आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई तो आपको बहुत बेनिफिशियल ये होगा। तो ठीक है, इसको बेसिक डिफरेंस समझने के बाद आगे देखते हैं कि आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, इसका क्या मतलब है, इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा, और एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद देखेंगे कि उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी हैं। ये सब बातें हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो कैसा सेटअप होगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो देखते हैं। एक आपकी रेक्टेंगुलर स्लिट होगी, नैरो स्लिट, इस तरीके से, बहुत नैरो है पर इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। ऐसी एक स्लिट होगी, दिखने में कैसी होगी, ये हमारे पास एक स्लिट थी, मैं बताता हूं आपको। ये इस तरह की स्लिट होगी, कार्डबोर्ड में आपने स्लिट कर दी है, ये बहुत बड़े साइज की है, वो इतनी थिन होगी कि आपको नेक्ड आई से दिखना भी मुश्किल है, इतनी थिन होगी। तो इसको मैंने क्या किया, ऐसे रखा है यहां पे। तो ये स्लिट आपको इस साइड से दिख रही है, ये स्लिट हो गई, इस पर एक प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है इस तरीके से। वेव फ्रंट आपका होगा अगर प्लेन वेव है तो वेव फ्रंट भी प्लेन होगा। जब वो इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो आपकी लाइट बेंड होगी और आपके स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म होगा। ये आपका स्क्रीन है, ठीक है भैया। बेसिक आपको सेटअप पता है कि एक नैरो स्लिट है, पैरेलल लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट कराई गई है और स्क्रीन पर पैटर्न बनेगा, उसको हमें स्टडी करना है। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या थी पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर रे ऑप्टिक्स को फॉलो करें तो इतने रीजन में ब्राइट लाइट पड़नी चाहिए और बाकी आपका डार्क शेडो होना चाहिए, लेकिन आपका ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपकी बोलती है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उस पर एक मैक्सिमा बनता है, और जो मैक्सिमा का मतलब है कि एक ब्राइट स्पॉट बनता है, और ब्राइट स्पॉट बनता है और उसकी इंटेंसिटी उसकी साइड में घटती है, और जहां तक घटती है उसकी विड्थ, इस पूरे बैंड की विड्थ आपकी स्लिट की विड्थ से ज्यादा होती है। पहला ऑब्जर्वेशन ये।
सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर फर्दर आगे जाएंगे तो आपकी इंटेंसिटी की पीक्स घटती जाएंगी। आपको अल्टरनेट ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न तो मिलेगा, लेकिन जो विड्थ होगी वो भी घटती जाएगी और जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो भी घटती जाएगी। इस साइड भी आपका इस तरह का ही पैटर्न बनेगा। ये आपका इंटेंसिटी का पैटर्न बन रहा है। ये जो आपका है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर है आपको? अब इस ऑब्जर्वेशन को हमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की थियरी को यूज करते हुए एक्सप्लेन करना है कि इस पर्टिकुलर केस में ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बना। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए आप इस विड्थ की जो डिस्टेंस है वो आपकी डिस्टेंस ए है। ये वेवफ्रंट यहां पे इंसिडेंट हुआ। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हमने वेव फ्रंट को रीजन्स में डिवाइड किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपके वेव फ्रंट को हम पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब जो वेव फ्रंट पे एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, all these point will act as a source of secondary disturbance। यहां से आपकी ऐसी वेवलेट्स जनरेट होंगी और उसके कारण हर डायरेक्शन में आपकी लाइट जाएगी। क्लियर है? अभी जो इंटेंसिटी का ग्राफ है अभी ये यूजफुल नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, वो आपको बताई दी है। तो यहां से ये रेज गई स्क्रीन पर, मुझे किसी रैंडम पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं इन सेकेंडरी वेवलेट से निकलने वाली सिर्फ उन रेज को कंसीडर करूंगा विच इज हेडिंग टुवर्ड्स P, जो P की तरफ जा रही हैं। और यहां पर एक मैं लेंस लगाऊंगा, उस लेंस के थ्रू ये सारी रेज यहां कन्वर्ज होंगी। इसकी विड्थ A है, तो किन्हीं दो रेज के बीच में, मान लीजिए रे नंबर 1 और रे नंबर 2, यहां तो मैंने आपको सिर्फ इसको 3 रेज में डिवाइड किया है। अगर आपको बेटर सॉल्यूशन चाहिए तो इस विड्थ A को मैं n नंबर ऑफ स्लिट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो n नंबर ऑफ स्लिट्स में डिवाइड कर दूंगा तो दो रेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A बाय n। ये क्लियर है? तो रे नंबर 1 और रे नंबर 2 को मैं थोड़ा सा बड़ा करके शो कर रहा हूं यहां पे। आप मान लीजिए रे नंबर 1 ये है और रे नंबर 2 ये है। यहां कहीं आपका लेंस लगेगा और वो उन दोनों को पॉइंट P पर कन्वर्ज कराएगा। ठीक है? तो आप देखिए जो दो रे आई 1 एंड 2, यहां तक ऑब्स्टेकल तक पहुंचने तक उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ये डिस्टेंस आपका कितना है, A बाय n। अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों रेज के बीच में, रे 1 और रे 2 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है। यहां से रे गई हैं, इसके बाद इस परपेंडिकुलर पॉइंट के बाद ये दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल कर रही हैं, और लेंस जब उनको कन्वर्ज करता है तो उसके बाद पाथ डिफरेंस नहीं बनता। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर पैरेलल रेज हैं और उनके सामने एक आपने लेंस लगा दिया है तो वो रेज सारी पैरेलल थी, वो आपकी कन्वर्ज करती हुई फोकस पे जाएंगी। लेंस के इंटरवेंशन के कारण कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। ये आप एक बार याद रख लीजिए। आपको ये समझना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको अलग से एक वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों रेज के कारण जो पाथ डिफरेंस आया वो सिर्फ यहां से आया है, क्योंकि यहां तक बराबर थी, फिर इसने ये एक्स्ट्रा चला, उसके बाद दोनों बराबर चल रही हैं, फिर लेंस तो कोई एक्स्ट्रा पाथ क्रिएट करता नहीं है। तो अगर मुझे ये देखना है कि P पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा इन दोनों रेज के कारण, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों रेज को ऐड करूंगा। सिमिलरली आपकी एक तीसरी रे भी होगी जो ऐसे जाएगी,
उस रे और इस रे के बीच में भी पाथ डिफरेंस होगा 2 और 3 के बीच में। फिर आपकी एक फोर्थ रे भी होगी, और फोर्थ रे और थर्ड रे और फोर्थ रे के बीच में पाथ डिफरेंस होगा। अगर मुझे P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे ये सारी वेव्स इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लेट्स से वेव इक्वेशन फॉर रे 1 y1, लेट्स से इट इज r sin kx माइनस ओमेगा t। ये जनरल वेव इक्वेशन होती है। इसको हम जनरली साइन ओमेगा टी भी लिख देते हैं, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो उसकी पोजीशन है, जिस पॉइंट पर हम वेव्स ऐड कर रहे हैं, वो एक्स हमें लोकेशन पता होती है। और मान लीजिए जिस लोकेशन पर हम निकाल रहे हैं वहां पर हमने एक्स को 0 मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो ये वाली टर्म कई बुक्स में आपको मिलेगी नहीं, सीधा साइन ओमेगा टी भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फॉर रे 2 विल बी r sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। जो सेकेंड रे है उसने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है, तो उसके कारण उसके अंदर एक फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। यहां -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, हम प्लस ले रहे हैं। नेक्स्ट की बात करोगे आप y3 की, तो वो हो जाएगा r sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 2 ये पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा। तो जो फाई है वो फेज डिफरेंस है रे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। इस तरीके से हर दो कंसेक्यूटिव रेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई रहेगा। तो एक बार निकाल लेते हैं कि ये पाथ डिफरेंस कितना है, और उसके बाद इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को। ये आपका पॉइंट नंबर ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। ये ए है और ये आपका बी है। एक एंगल थीटा पर जो आपकी रेज हैं पी की तरफ जा रही हैं, ये सारी रेज मान लीजिए थीटा एंगल पर ट्रेवल कर रही हैं। आपका ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने इस रे पे, तो आपका पाथ डिफरेंस कौन सा है, यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस आपका यदि a बाय n है, तो आप इस a बाय n का मान लीजिए ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये आपका थीटा हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस आपका a बाय n है, तो अगर ये कंपोनेंट निकालना है तो a बाय n इंटू कोस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो कि इसके बराबर है, अगर ये निकालना है तो ये a बाय n साइन थीटा हो जाएगा। तो दिस इज a बाय n साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेज इज a बाय n साइन थीटा। क्लियर है? ये यदि आपका पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इसके अंदर 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई बाय लैम्डा और a बाय n साइन थीटा। ये आपका फाई की वैल्यू आ गई। अब हमें P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो हमें इन सब y1, y2, y3 एंड सो ऑन अप टू yn, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। पर ऐसी इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड करना मैथमेटिकली डिफिकल्ट है, तो हम इस साइनोसॉइडल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, y1 कैन बी रिटन एज r e आयोटा kx माइनस ओमेगा t, ये लिख दिया। सिमिलरली आप y2 लिख सकते हो, y2 इज r e आयोटा kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। ये आपका क्या है, फेज डिफरेंस है इस फर्स्ट रे और सेकेंड रे के बीच का। क्लियर है? अब फाइनली जब आप ऐसी सारी इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आप ये कहोगे जो नेट y निकल के आया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट में निकाल लूं
तो वो हमारी इन सब वेव्स का एडिशन कहलाएगा, क्योंकि साइन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर दिया तो इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी से अपने आप ऐड हो जाएंगे, और फाइनल जो इमेजिनरी नंबर आया दैट विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज वेव इक्वेशंस। क्लियर है? तो हमारा काम बच गया। अब हमें y को ऐड करना है तो हम इन सब को ऐड कर लें। इन सब को ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, एंड सो ऑन, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। इन सब इक्वेशंस में आप ध्यान से देखिए, r e रेज़ टू पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा t, ये तो आपका हर जगह है, यहां भी है। इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, r e आयोटा kx माइनस ओमेगा t प्लस आयोटा फाई, क्योंकि अगर बेस सेम है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, ये वापस बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से हर इक्वेशन में आपका r आयोटा kx माइनस ओमेगा t, ये टर्म तो आपका कॉमन आएगा ही आएगा, और आगे के टर्म्स को आप फिर ऐड कर सकते हो। ये कॉमन निकाल लिया तो यहां पे y1 की जगह क्या आ जाएगा, 1, इसके जगह क्या आ जाएगा, e आयोटा फाई। जो y2 है उसमें कितना फेज डिफरेंस है, 2 फाई का, तो ये हो जाएगा e आयोटा 2 फाई एंड सो ऑन। यहां पर आप ध्यान से देखो, इस नंबर के अंदर e आयोटा फाई मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, इस नंबर के अंदर फिर से e रेज़ टू पावर आयोटा फाई हुआ तो ये e रेज़ टू पावर आयोटा 2 फाई हो गया, एक और मल्टीप्लाई हुआ तो फिर आपका ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, जीपी बन गया है। जीपी को ऐड करने का एक फॉर्मूला आपके पास होता है। अगर आपकी जीपी ऐसी हो, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वेयर, ऐसे हो, तो उसका सम का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहां पर इस इक्वेशन में a क्या है, 1 है, तो 1 यहां बाहर आ जाएगा। r क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, r इज दिस। n क्या है, कैपिटल N है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, n, क्योंकि हमने इसको n से डिवाइड किया है। तो आगे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y विल बी इक्वल टू, ये तो टर्म कॉमन ही रहेगी, r e आयोटा kx माइनस ओमेगा t, साथ में a की जगह आ जाएगा 1, और यहां आएगा 1 माइनस e आयोटा फाई रेज़ टू पावर n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आपका हो जाएगा e आयोटा n फाई। ये तो ऊपर वाली टर्म हो गई। नीचे वाली टर्म में क्या होगा, 1 माइनस आर, तो 1 माइनस e आयोटा फाई। इन सब का एडिशन करके आप यहां तक पहुंचे हैं। क्लियर है? ये आपका y आ गया है। अब या तो आप ये करें, इस इक्वेशन से आप इमेजिनरी नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एंड दैट इमेजिनरी नंबर विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल दीज वेव्स। या फिर इसका एक और तरीका है, उसको हम एक बार करके देखते हैं। इसको हम हल्का सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, आर ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहां से मैं अगर ई आयोटा एन फाई बाई 2 कॉमन निकाल लूं, ई आयोटा एन फाई बाई 2 ये कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मुझे यदि 1 बनाना है तो ये मैं यहां पर लिख दूं ई माइनस आयोटा एन फाई बाई 2। जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या कर देगा, इसको ये 0 कर देगा, e टू पावर 0 1 होता है, और अंदर आप ई आयोटा एन फाई बाई 2 इस तरीके से कर दोगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही बन जाएगा। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, उसी नंबर को हल्का सा मैनिपुलेट किया है।
सिमिलरली आप नीचे भी ई आयोटा फाई बाई टू को कॉमन निकाल लो, यहां से आपका हो जाएगा ई आयोटा माइनस आयोटा फाई बाई टू, और यहां हो गया ई आयोटा फाई बाई टू। इस टर्म को आप एक बार के लिए आप बोल दीजिए ए, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको लिखूं ए लिखने के बाद यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ओपन कर रहे हैं। जैसे ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसी तरीके से इन नंबर्स को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर थीटा ये है आपका, तो आप अंदर क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे आप पहले कोस थीटा होता है, और कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कोस एन फाई बाई टू। फिर आपका होता है प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां पर थीटा माइनस में है तो माइनस साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहां पे आपका हो जाएगा माइनस आयोटा साइन एन फाई बाई टू। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट टर्म खुला है न्यूमरेटर में, ये वाला टर्म। सेकेंड टर्म आप ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोस एन फाई बाई टू माइनस आयोटा साइन एन फाई बाई टू। सिमिलरली नीचे वाला टर्म भी आप लिखेंगे, कोस फाई बाई टू माइनस आयोटा साइन फाई बाई टू माइनस कोस फाई बाई टू माइनस आयोटा साइन फाई बाई टू। अब जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो कोस से कोस का टर्म कटेगा, और ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, टू आयोटा साइन एन फाई बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी कोस का टर्म कोस से कटेगा, और आपका ये माइनस टू आयोटा साइन फाई बाई टू हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज ए इंटू माइनस टू आयोटा साइन एन फाई बाई टू अपॉन माइनस टू आयोटा साइन फाई बाई टू। माइनस टू आयोटा से टू आयोटा कट जाएगा, यह आपका रह गया y इक्वल टू ए साइन एन फाई बाई टू साइन फाई बाई टू। ये हमने इन सब वेव्स को ऐड करके हम वहां तक पहुंचे। अब एक बार देखते हैं इसको हम फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हैं। ए को आप वापस रिप्लेस कर दीजिए। ए क्या था, ये माना था हमने, तो y विल बी इक्वल टू आर ई आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी ई आयोटा एन फाई बाई टू अपॉन ई आयोटा फाई बाई टू इंटू साइन एन फाई बाई टू एंड साइन फाई बाई टू। इतना क्लियर है? अब यहां से हमें निकालना क्या था, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना इसका इमेजिनरी पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और वो इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स। पर इसका एक अल्टरनेटिव भी है, हमें फाइनली निकालना क्या है, इमेजिनरी नंबर का एडिशन। पर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का के अंदर यदि मैं उसका कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी के। तो यदि हमें P पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना था तो डायरेक्टली यदि मैं इंटेंसिटी निकाल दूं तो भी चलेगा। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी y इंटू वाई स्टार। आप y स्टार को कैसे लिखोगे,
देखिए जब भी आपको किसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करना होता है तो आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट करते हो। तो जब आप वाई स्टार लिखोगे, आप लिख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जब वाई स्टार आप लिखोगे तो इट विल बी आर ई माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी ई माइनस आयोटा एन फाई बाय 2 ई माइनस आयोटा फाई बाय 2। लेकिन इसके अंदर कोई आयोटा नहीं है, ऐसे कैसा रहेगा? तो साइन एन फाई बाय 2 साइन फाई बाय 2। अब y इंटू वाई स्टार करोगे तो ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा, e टू पावर 0 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, e टू द पावर 0 देंगे, वो 1 देंगे। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी y इंटू वाई स्टार, इट विल बी r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर n फाई बाय 2 साइन स्क्वेयर फाई बाय 2। इतना आपको क्लियर है? इतना क्लियर होने के बाद हम एक टर्म यहां पे एक और n फाई बाय 2 को अल्फा मान रहे हैं। तो n फाई बाय 2 अल्फा होगा तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला टर्म हो जाएगा आपका अल्फा बाय n। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं आई पी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा बाय साइन स्क्वेयर अल्फा बाय n। यहां तक हम अभी तक पहुंचे हैं। अब एक बार देख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी है। अल्फा की वैल्यू हमने यहां पे मानी है, इसको रब कर लेते हैं एक बार। काफी लंबी कैलकुलेशन है इसकी, मैथमेटिक्स लंबा है, कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है। अल्फा क्या है आपका? अल्फा इज n फाई बाय 2 और फाई क्या निकल के आया था हमारा? फाई हमारा निकल के आया था n बाय 2, अलग से लिख देते हैं। फेज डिफरेंस वॉज 2 पाई बाय लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस वॉज a साइन थीटा। तो आपका ये था सॉरी a बाय n था, यहां पे a बाय n साइन थीटा था। तो n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, ये था पाई a साइन थीटा बाय लेमडा इज इक्वल्स टू अल्फा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अल्फा को हमने n फाई बाय 2 माना है, n बाय 2 यहां लिख दिया मैंने, फाई को 2 पाई बाय लेमडा a बाय n साइन थीटा। हमारा कितना निकल के आया था? a बाय n साइन थीटा, यही टर्म निकल के आया था पाथ डिफरेंस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये अल्फा है और ये आपका आई पी है। अब आप ध्यान से देखिए, अल्फा में क्या क्या टर्म है? a है, लेमडा है, साइन थीटा है। यहां पर n, जो n है वो इन सारी टर्म से बहुत बड़ा है। कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू जो भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, बट यहां पर हमने वेव फ्रंट को जिन नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड किया है दे आर वेरी लार्ज। जितने ज्यादा पॉइंट्स में हम उसको डिवाइड करके p पॉइंट पर एडिशन करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है n इज वेरी लार्ज। अगर n बहुत बड़ा है तो अल्फा बाय n आपका बहुत छोटा होगा। क्लियर है? इफ आप लिख लीजिए, इफ n is very large then alpha by n will tend towards 0। वो 0 की तरफ जाएगा अल्फा बाय n। आपको ये पता है कि साइन के अंदर का टर्म, कहने का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। अब नीचे वाला टर्म, ये साइन 0 का टर्म बन रहा है, 0 की तरफ टेंड, जैसे जैसे मैं इनको बढ़ाऊंगा नीचे वाला टर्म साइन 0 की तरफ बढ़ेगा। तो यदि मैं आई पी को ऐसा लिख दूं, हल्का सा मैनिपुलेट करके, r स्क्वेयर
साइन स्क्वेयर अल्फा बाय एन, इस नंबर को डिनोमिनेटर को मैं यदि अल्फा स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं और अल्फा स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो चलेगा। अब ये टर्म क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वेयर, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो ये आप इसको हल्का सा और मैनिपुलेट करो, आई पी एन आर का होल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वेयर। अब देखो यहां पे एन और आर क्या है, आर क्या था, आर था जो एक रे के करस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन है उसका एम्पलीट्यूड था। अब सारी रेज मान लो किसी पॉइंट पर जाकर सेम फेज में ऐड हो रही हो तो सबका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा। एन वेव्स हैं, आर उनका एम्पलीट्यूड है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर एन। तो ये आर एन है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो आप इसको लिख सकते हो ए नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब अल्फा के वेरी करने से इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी। देखिए ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हमने इस क्लास में इतना ही समझा कि एक रेक्टेंगुलर स्लिट पर प्लेन वेव इंसिडेंट होगी, तो P पॉइंट पर हम उन रेज को कंसंट्रेट करवा रहे हैं, कन्वर्ज करवा रहे हैं, तो उस केस में इंटेंसिटी एट पॉइंट P का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा। इसका बचा हुआ पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।